नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पति ने अपनी पत्नी से ऐसा क्या राज छिपाकर रखा था कि जिसके पता चलते ही पत्नी के पैरों से जमीन खिसक जाती। रतन और चंपा की नई शादी हुई थी। दोनों ही दुनिया में अकेले थे। रतन के माता पिता बचपन में ही घर बसे थे और चंपा के माता पिता एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। एक ही ऑफिस में काम करते, दोनों एक दूसरे के नजदीक आए थे और लगभग 1 वर्ष की पार्टनरशिप के बाद दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे को अच्छी तरह समझ गए हैं और अब शादी कर सकते हैं। और बस चट मंगनी पट ब्याह हो गया। उनके कोई सगे संबंधी तो थे नहीं, इसलिए यार दोस्तों ने मिलकर ही उनकी शादी संपन्न करा दी। उन दिनों उनकी पोस्टिंग राजनगर में थी और रतन उन दिनों एक मेस में रहता था, जबकि चंपा गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। शादी के बाद उन दोनों ने 1-2 कमरे का मकान किराए पर लिया। उसमें रहते अभी उन्हें 3 महीने ही हुए थे कि तभी उन दोनों को प्रमोशन सहित ट्रांसफर राजनगर से इधर चंदनगर में हो गया। यहाँ कर दोनों कंपनी के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे और अपने लिए किराए पर मकान ढूंढ रहे थे। इसके लिए उन्होंने अपने सहकर्मियों को भी बता रखा था। एक दिन उनकी सहकर्मी मंजू ने चंपा को एक मकान का पता दिया और बोली, इस पते पर चले जाना और मकान देख लेना, पसंद हो तो किराए पर ले लेना। अगले दिन इतवार था। दोनों ने सुबह उठकर नाश्ता किया और नहाने के बाद मंजू की बताए पते पर जाने के लिए निकल पड़ी। इस शहर की अभी ज्यादा जानकारी तो उन्हें नहीं थी, मगर गूगल मैप और कैब सर्विस की बदौलत कोई भी जगह नई नहीं नजर। उन्होंने भी एक कैब बुलवाई और उसके ड्राइवर को मंजू का दिया पता बताया। ड्राइवर चल पड़ा तो रतन ने उससे पूछा, भाई साहब हम कितनी देर से वहां पहुंच जाएंगे? ड्राइवर बोला, सर बस 15 मिनट में। फिर उसने पूछा, सर एक बात पूछूं? रतन बोला, हाँ पूछो। तो वो बोला, आप वहां किसी विशेष काम से जा रहे हैं क्या? क्योंकि आजकल उस इलाके में कोई ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। रतन बोला, भाई हम किराए के मकान की तलाश में जा रहे हैं। ड्राइवर बोला, फिर ठीक है। बातचीत यही खत्म हो गई। उनके बताए पते के सामने उनकी कैब पहुंच गई। रतन ने दरवाजे पर लगी कॉल बेल बजा। थोड़ा इंतजार किया मगर दरवाजा नहीं खुला, तो वो दूसरी बार बजाने ही जा रहे थे तभी दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग बाकर के सहारे खड़े दिखाई दिए। रतन ने उनका अभिवादन किया और बोला, हमें मंजू ने भेजा है। ये सुनकर वो बुजुर्ग बोले, आइए भीतर आइए, हमें मंजू ने फोन कर दिया था, हम आपका इंतजार कर रहे थे। दोनों भीतर आ गए। ये बड़ा सा हॉल था जिसमें आधा हिस्सा बैठक कमरा था। कमरे में व्यवस्थित रूप से सोफा लगा हुआ था और नीचे कालीन बिछा हुआ था। उसके बाद बाकी हिस्से में एक बढ़िया डाइनिंग टेबल रखी थी। कमरे की सजावट भी अत्यंत कीमती फर्नीचर का उपयोग किया गया था। ये सब देखकर वे दोनों काफी इम्प्रेस हुए। वे समझ गए कि एक संभ्रांत परिवार के साथ मिलने आए हैं। उन्हें देखकर यही नहीं लगता था कि उन्होंने पैसे की चाहत में किराएदार रखने का सोचा है। रतन ने ही सबसे पहले सवाल किया, अंकल आप दोनों के साथ यहाँ और कौन रहता है? ये सुनकर वह बोली, बेटे यहाँ तो सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं। इतना बड़ा घर है, अगर एक छोटा सा परिवार यहाँ और आकर रहने लगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। इसलिए हमने मंजू को इस घर के एक हिस्से को किराए पर देने की बात कही थी। ये सुनकर चंपा बोली, अंकल हम घर देखना चाहते हैं।
तो वो बोले ठीक है बेटे, वो सामने चाबी टंगी है, ले लो और बाजू वाला दरवाजा खोलकर देख लो। वो एक फर्निश्ड घर था जिसमें एक बैठक, 2 बेडरूम, किचन और पीछे थोड़ी खुली जगह पर गार्डन बना हुआ था। ये सब देखकर वे दोनों आपस में बोले, इसका तो किराया काफी होगा, घर तो बहुत बढ़िया है मगर हमारी पेइंग कैपेसिटी से बाहर है। चलो देखते हैं अंकल क्या कहते हैं। दोनों घर बंद कर ताला लगाकर वापस आ गए। अंकल ने पूछा, घर पसंद आया? तो रतन से पहले चंपा बोली, अंकल घर तो बहुत बढ़िया है मगर किराया कितना लगेगा? ये सुनकर अंकल हंस पड़े और बोले, बेटी मुझे मालूम था तुम लोग यही सवाल करोगे, तो सुनो, हमें किराएदार नहीं बल्कि साथी चाहिए। इसलिए यदि घर पसंद है तो तुम लोग जो किराया दोगे हमें मंजूर है। बस हम चाहते हैं कोई हमारे साथ बातचीत करने वाला हो। ये सुनकर दोनों की नजर मिली और रतन बोला, अंकल हम आपको 5,000 दे सकते हैं। अभी हम दोनों की कच्ची गृहस्थी है, सारा सामान हमें खरीदना है और फिर मेरे माता पिता की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है, इसलिए हमारी बचत बहुत सामान्य है। ये सुनकर अंकल बोली, ठीक है बेटा, हमें मंजूर है। रतन ने पूछा, अंकल एडवांस कितना लगेगा? तो वो हंसकर बोली, एडवांस नहीं लगेगा। ये सुनकर दोनों खुश हो गए। अंकल ने कहा, तो तुम लोग कब से यहाँ शिफ्ट होने जाओगे? चंपा कुछ कहने जा रही थी कि रतन बोल पड़ती, अंकल इस महीने तक का तो किराया हम पिछले मकान मालिक को दे चुके हैं, इसलिए अगले महीने ही शिफ्ट होंगे। ये सुनकर अंकल ने हिसाब लगाया और बोले, फिर तो भी 12 दिन बाकी है। रतन बोले, जी अंकल। अंकल ने कहा, बेटा तुम लोग एक हफ्ते में शिफ्ट नहीं हो सकते क्या? किराया अगले महीने से दे देना। अब चंपा ने कहा, जी अंकल, हम अगले संडे को शिफ्ट हो जाएंगे। रतन और चंपा को किराए की बात सोचकर चिंतित होती देखकर उन अंकल ने उन्हें यह कहकर तसल्ली दी कि किराए की चिंता वो लोग ना करें, जो उन्हें उचित लगे वह ले लेंगे। इस पर अगले महीने के बजाय रतन और चंपा अंकल के कहने पर अगले संडे को शिफ्ट होने पर राजी हो गए। अगले संडे वे दोनों अपने थोड़ी सी सामान को लेकर यहाँ शिफ्ट हो गए। उसके पहले अंकल ने उन दोनों की आगे से पहले मकान के उस हिस्से की साफ सफाई करवा दी थी। वे अगर आराम से वहां शिफ्ट हो गए। उस रात का खाना अंकल ने उन्हें अपने घर खाने का न्योता देते हुए कहा, बेटा नई जगह है, इसलिए कोई भी चीज चाहिए हो तो संकोच नहीं करना। दोनों ने मिलकर घर को अपने हिसाब से जमाना शुरू किया। ये सब करती और सामान जमाते हुए उन्हें शाम हो गई। शाम को अंकल ने फोन कर उन्हें चाय पर बुला लिया। दोनों ने चाय पी और थोड़ी गपशप की। फिर वो लोग वापस आ गए। अंकल ने टीवी कनेक्शन वाले को बुलवा लिया था। उसने आकर इनके टीवी के लिए केबल कनेक्शन लगा दिया था और इसलिए ये बैठकर टीवी देखने लगे। रात 8:30 बजे अंकल ने उन्हें डिनर करने को बुलाया। वे दोनों डिनर करने के लिए पहुंचे। डाइनिंग टेबल पर भोजन सजा हुआ था। 2 प्रकार की सब्जी, दाल चावल और पराठे के स्टोल में रखे हुए थे। एक कांच की बाउल में मीठा रखा था और करीने से 3 प्लेट रखी थी। ये देखकर वे दोनों बोले, अंकल हमें तो आपने बताया था कि आप 2 लोग रहे थे, फिर आंटी कहाँ है? इस पर अंकल ने कहा, बेटा वे तो पिछले 4 सालों से बिस्तर पर है, उनके लिए बिस्तर से उठना मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्हें पलंग पर ही भोजन करवा दिया है। अब हम तीनों मिलकर डिनर करेंगे। इस सुनकर दोनों ने आंटी की तबीयत जल्दी ठीक होने की दुआ करते हुए भोजन शुरू किया। भोजन स्वादिष्ट बना था। दोनों ने मिलकर अंकल के भोजन की तारीफ की। फिर भोजन के बाद थोड़ी देर बैठकर वह बातें करने लगे।
बातें करते हुए रतन ने पूछा, अंकल आपके बच्चे क्या करते हैं? तो अंकल एक क्षण को थोड़ा ठहर कर बोले, बेटा हमारा एक ही बेटा है जो फौज में है। उसके बाद आगे कोई बात नहीं हुई और वे दोनों वापस अपने हिस्से में आ गए। अपने हिस्से वाले घर में आकर दोनों आपस में चर्चा करने लगे कि देखो ईश्वर भी क्या क्या गुल खिलाते हैं, इन दोनों को कोई कमी नहीं है, मगर आंटी लाचार है और अंकल को भी देखो बौकल लेकर चिल्ला पड़ता है। चंपा बोली, ऊपर से उनका इकलौता बेटा भी फौज में जो घर आ ही नहीं पाता है। ऐसी बातें करते हुए वे थोड़ी देर बैठे रहे। फिर रतन ने चंपा को थोड़ा शरारत से कहा, क्या इरादा है, बैठकर सिर्फ बातें करेंगी या बिस्तर पर भी चलना है? चंपा ने भी होठ चबाते तिरछी नजर से उसे देखा और बोली, चलो ना, किसने रोका है? उसके इतना कहते ही रतन उस पर झपट पड़ा। चंपा उसकी बाहों से छूटकर थोड़ी दूर खड़ी हो गई और उसे जीभ चिढ़ाते हुए भीतर भाग गई। पीछे से रतन भी बेडरूम में पहुंच गई और बिस्तर पर जाकर उसने लाइट बंद कर दी। अगली सुबह वह दोनों प्रतिदिन की तरह उठ गई। चंपा ने चाय बनाई और दोनों अपने कप लेकर बैठक में आ गए। चाय पीते हुए वे आज दिन भर का प्रोग्राम बनाने लगा। फिर चंपा नहाने चली गई और रतन अखबार लेकर बैठ गए। 9:30 बजे दोनों तैयार होकर निकलने लगे तो रतन ने कहा, मैं अंकल से पूछ लेता हूँ, ऑफिस से लौटते हुए कुछ जाना तो नहीं? वो अंकल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने सुना अंकल कोई चिट्ठी पढ़ रही थी, शायद उनके बेटे की थी। अंकल पढ़ रहे थे और आंटी बार बार कह रही थी कि इस लाइन को दोबारा पढ़ो ना। अंकल फिर से उस लाइन को पढ़ने लगे। रतन ने घंटी बजाई तो अंकल ने दरवाजा खोला। रतन ने पूछा, अंकल हम ऑफिस जा रहे हैं, लौटते समय शहर से कुछ लाना है तो बता दीजिए, मैं लेते आऊंगा। अंकल ने कहा, नहीं बेटा, आज तो कुछ नहीं मांगना, जब जरूरत होगी तब बता दूंगा। रतन चंपा के साथ ऑफिस चला गया। रतन और चंपा दोनों बातें करते हुए पैदल मेन रोड की तरफ जा रही थी। तभी उन्हें एक अधेड़ व्यक्ति ने रोका और पूछा, आप लोग ही बंसल साहब के नए किराएदार हैं क्या? रतन बोला, जी। आप कौन? इस पर वो बोले, मैं रवि मोहन, बंसल साहब के मकान के बाद वाला मकान मेरा है। दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। रवि मोहन जी ने कहा, आज हम ऑफिस से आने के बाद आप लोग मेरे घर में चाय पर आई, तब परिचय भी हो जाएगा और कुछ बातचीत भी हो जाएंगी। दोनों ने कहा, ठीक है अंकल, शाम को बैठे। दोनों ऑफिस चले गए। शाम को वापस लौटते हुए चंपा ने कहा, हमें उन अंकल ने चाय पर बुलाया, तुम कुछ मीठा लेकर चले? रतन ने कहा, ठीक है। मैं दोनों मोड़ पर स्थित मिठाई की दुकान से गर्म गुलाब जामुन लेकर रवि मोहन जी के घर पर पहुंचे। रवि मोहन जी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने गुलाब जामुन का पैकेट उनके हाथ में दिया तो वह बोले, इसकी क्या जरूरत थी? रतन ने कहा, अंकल गर्मा गर्म बन रहे थे इसलिए ले आया। अभी इधर बैठक में आ गए। रवि मोहन जी ने आवाज लगाई, अरे भाई, ये लोग आ गए हैं, जरा जल्दी चाय लेकर आओ। तभी भीतर से एक बुजुर्ग महिला हाथ में चाय की ट्रे लेकर आ गई। उन्होंने सेंटर टेबल पर ट्रे रखी और चाय बनाने लगी। रवि मोहन जी ने परिचय कराया, ये मेरी धर्मपत्नी है शीला जी, और ये दोनों हमारे बंसल जी के नए किराएदार हैं। रतन और चंपा ने उन्हें हाथ जोड़कर अभिवादन किया तो उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए। सब लोग बातों में व्यस्त हो गए। चाय के साथ गुलाब जामुन और नमकीन का आनंद लेते हुए वे बातें करते जा रहे थे। बातों बातों में बंसल साहब के परिवार की बात शुरू हो गई। रतन ने कहा,
अंकल को भी कितना काम करना पड़ता है। अब देखिए, आंटी भी बिस्तर पर पड़ी है, एक बेटा है तो वो भी सरहद पर तैनात है। बेचारे अंकल अकेले सब दौड़ धूप करते हैं। ये सुनकर रवि बाबू बोले, हाँ सही कहा आपने, प्रिंसिपल साहब को सचमुच बहुत कुछ करना पड़ता है। मगर आपने कहा उनका बेटा सरहद पर तैनात है, तो ये आपको किसने बताया? चंपा बोली, खुद बंसल साहब ने बताया जब वो आंटी के बारे में बात कर रहे थे। और हाँ, अभी कल ही तो अंकल अपने बेटे की चिट्ठी पढ़कर सुना रही थी आंटी को। आंटी भी कितनी खुश हो रही और बार बार एक लाइन को पढ़कर सुनाने को कह रही थी। ये सुनकर रवि मोहन जी और उनकी पत्नी दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ऐसा लगता था जैसे वह लोग कुछ कहना चाहते हैं मगर संकोचवश नहीं कह पा रहे हैं। ये देखकर रतन ने पूछा, क्या हुआ अंकल, हमने कुछ गलत कह दिया क्या? ये बात सुनकर कि बंसल साहब अंकल आंटी को अपने बेटे की चिट्ठी पढ़कर सुना रहे थे, आप दोनों अचानक शांत क्यों हो गए? रवि मोहन जी ने थोड़ा नजरें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस बेटा, बस यूं ही वो हमें कुछ याद आ गया था। ये देखकर चंपा ने सवाल किया कि अंकल कुछ तो बात है जो आप लोग हमसे छुपा रहे हैं। रवि बाबू कुछ कहते इससे पहले रतन की फोन की घंटी बज उठी। रतन ने फोन उठाया तो दूसरी ओर बंसल साहब। रतन के हेलो कहते ही उन्होंने बेचैनी से पूछा, क्या बात है बेटा, आप लोग अभी तक घर नहीं आए? तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है। ये सुनकर रतन ने कहा, अरे अंकल, हम तो घर ही आ रही थी कि रास्ते में आपके पड़ोस वाले रवि मोहन अंकल मिल गए और उन्होंने हमें चाय पर बुला लिया। बस चाय खत्म करके हम वापस आते हैं। बात खत्म कर रतन बोला तो रवि मोहन जी जल्दबाजी दिखाते हुए बोले, चलो बेटा, आप लोग चाय खत्म कर जल्दी निकल चलो, वरना बंसल साहब बेकार में चिंता करेंगे। रतन ने चंपा को देखा तो उसने भी इशारा किया कि चलो, अब यहां रुकना बेकार है। दोनों ने चाय खत्म की और उठकर उनसे विदा लेते हुए बोले, अच्छा अंकल, चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। आप दोनों भी हमारे यहाँ किसी रविवार को आइए, साथ बैठकर चाय पीते हुए गपशप करेंगे। दोनों उठकर चल दिए। दूसरी ओर घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि बंसल साहब इंतजार में दरवाजे पर खड़े होकर उनकी राह देख रहे हैं। उन्होंने पूछने पर उनसे कहा, मैं तो घबरा गया था कि इतनी देर कहाँ लग रही है। रतन बोला, सॉरी अंकल, अब से देर होने पर हम आपको फोन पर सूचित कर देंगे। घर के पास आकर उन्होंने देखा कि बंसल साहब बड़ी उत्सुकता से उनकी राह देख रहे थे। ये देखकर उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि अभी उन्हें यहाँ रहते को इतना ज्यादा समय नहीं हुआ था कि बंसल साहब इतनी बेसब्री से उनके लिए बेचैन हो जाते। उनके पास आते ही बंसल साहब ने पूछा, वहां ज्यादा देर बैठे थे क्या? इस पर रतन ने कहा, नहीं अंकल, बस चाय पीने में जितना समय लगा उतनी देर हम बाहर हैं। बंसल साहब ने फिर पूछा, क्या बात हुई? तो रतन ने कहा, बस यूं ही आपसी परिचय हुआ और फिर इधर उधर की बात होती रही। ये सुनकर बंसल साहब के चेहरे पर थोड़ी निश्चिंता के भाव उभरे। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, तुम लोग भीतर जाकर आराम करो, थक गए होगे। वह दोनों घर का दरवाजा खोलकर भीतर चले गए। भीतर जाते हुए रतन और चंपा दोनों ने बसंत अंकल के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी। भीतर आकर दोनों ने चेंज की। इस बीच रतन एक बार चंपा को बाहों में भरकर भरपूर चुंबन अंकित किया तो चंपा उसके बंधन से छूटकर बोली, अरे अरे, इतनी उतावली क्यों? पूरी रात हमारी है। ये कहकर वो एक कटाक्ष मारकर
बाथरूम में चली गई। रतन ने कपड़े बदले और रसोई में आकर चाय बनाने की सोच ही रहा था कि बंसल साहब का फोन आ गया। रतन ने फोन उठाया तो वो बोले, बेटा चाय बन गई है, आ जाओ। रतन कुछ कहता इससे पहले उन्होंने फोन रख दिया। तब तक चंपा भी बाथरूम से बाहर आ गई थी। रतन ने कहा, चलो अंकल चाय पर बुला रहे हैं। चंपा ने कहा, मुझे लग ही रहा था कि वो हमें किसी न किसी बहाने से जरूर घर बुलाएंगे, क्योंकि जब हम अपने घर आ रहे थे तो तब मैंने उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी थी। रतन ने कहा, सही कहा तुमने, मैंने भी मार किया था। चल चलकर देखते हैं। दोनों बंसल साहब वाले हिस्से में आ गए। रतन ने कॉल बेल बजाई तो बंसल साहब ने तुरंत दरवाजा खोला। ऐसा लगता था कि वो दरवाजे पर ही उनका इंतजार कर रही थी। वे दोनों भीतर आ गए। बंसल साहब ने डाइनिंग टेबल पर रखे पॉट्स चाय कपों में डाली और उन दोनों को सर्व किया। साथ में कुछ नमकीन और बिस्कुट भी रखे थे। चाय पीते हुए उन दोनों ने महसूस किया कि बंसल साहब शायद उनसे कुछ कहना चाहते हैं, मगर ना जाने कि संकोच में कह नहीं पा रहे। उन दोनों ने आंखों में इशारा किया और रतन ने पूछा, अगला आप शायद कुछ कहना चाहते हैं। अरे हम तो आपके बच्चे जैसे हैं। मुझे अपने बेटे के जैसी ही समझी और निसंकोच जो कहना चाहते हैं कह दीजिए। बंसल साहब थोड़ा असहज हो गए, फिर बोले, सही कह रहे हो बेटा, तुम लोग हमारे बच्चे जैसे ही, मगर वो क्या है कि जो मैं कहना चाहता हूं उसे सुनकर फिर तुम्हें ये ना लगे कि मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए संकोच हो रहा है। ये सुनकर दोनों एक साथ बोले, आप बिल्कुल संकोच न करें, बल्कि जो कहना चाहते हैं कह दीजिए। बंसल साहब ने एक गहरी सांस ली और कहने लगे, बेटा दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मुझे बताते हुए हिचक हो रही है, क्योंकि इस बात का जिक्र मेरे घर पर आज तक नहीं हुआ और ये कितनी कष्टदायक है कि मैं उसे किसी के साथ बांट भी नहीं सकता। आज तुम लोगों को देर से आते देखकर मुझे लगा निश्चित रूप से तुम्हें वो रवि मोहन अपने साथ चाय पिलाने ले गया होगा और अपनी आदत के मुताबिक हमें पागल बतलाया होगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते 15 दिन में एक हरकत ऐसी करता हूं जो मुझे पागल सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। और आज सुबह भी मैं वही हरकत कर रहा था। मंजर साहब की बात सुनकर रतन और चंपा चौंक गए। उन्होंने एक साथ पूछा, ऐसा क्या करते हैं कला कि लोग आपको पागल कहते हैं? हमें तो आप पूरी तरह से स्वस्थ लगते हैं। मंजर साहब ने कहा, बच्चों में कि जो हंसता बोलता हूं ये सब एक दिखावा है। दरअसल मैं अपने दिल में एक ऐसा राज छुपा कर जी रहा हूं जिसके बाहर आते ही शायद तुम्हारी आंटी जिंदा नहीं रह पाएगी और उसके चले जाने पर मैं भी नहीं बचूंगा। अब तो उन दोनों की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। दोनों आप पलक बंसल साहब को देख रहे थे। बंसल साहब ने उन्हें कहा कि उनके सीने में जो राज छिपा हुआ है उसे जानकर उनकी पत्नी शायद जिंदा नहीं रह पाएंगी। ये सुनकर चंपा और रतन दोनों की उत्सुकता बहुत बढ़ गई। उन्होंने कहा, अंकल ऐसा कौन सा राज है? तो बंसल साहब ने कहना शुरू किया। वह बताने लगे, सुनो बच्चों, मैं मिलिट्री से रिटायर्ड कर्नल हूं और शहर का रहने वाला नहीं हूं। मैं मूल रूप से पंजाब क्षेत्र का निवासी हूँ। वह बठिंडा में हमारा पुश्तैनी मकान है, जिसमें आज भी मेरे बड़े भाई साहब से परिवार रहते हैं। मैं भी फौज से रिटायर होने के बाद वही बसना चाहता था और हम दोनों पति पत्नी वहां रहने चले गए थे। हमारा इकलौता बेटा पंकज अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर फौज में कमीशन पा गया था।
इस बीच उसकी ट्रेनिंग पूरी होने पर उसकी पोस्टिंग इस शहर में हो गई थी। उसके अनुराग पर हम दोनों पति पत्नी थे। उसके साथ यहाँ रहने आ गई। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। अचानक सीमा पर विवाद बढ़ने लगा और देखते ही देखते युद्ध के हालात बनने लगे। सेना ने इमरजेंसी घोषित कर दी। सभी ग्राउंड स्टाफ और अफसरों को तुरंत सीमा पर रिपोर्ट करने को कहा। इससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जो लोग छुट्टी पर थे उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। सब लोग तुरंत निकल पड़े अपने अपने कार्य स्थल की। उसके चलते पंकज को भी सीमा पर जाना पड़ा। जाते वो अपनी माँ से वादा करके गया था कि विजयी होकर लौटेगा। माँ ने बेटे को विजयी होकर वापस आने का आशीर्वाद दिया। पंकज सीमा पर तैनात हो गई। उन दिनों न तो मोबाइल फोन था, न संचार की इतनी आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध थी। ऐसे में सिर्फ ट्रंक कॉल ही बातचीत का जरिया था। सेना ने सीमा पर तैनात फौजियों के लिए परिवार से बातचीत के लिए सप्ताह में एक एक दिन एक क्षेत्र के परिवारजनों के लिए एक दिन निर्धारित कर दिया था। और इस प्रकार हर क्षेत्र के लोग एक निश्चित संख्या में अपने परिजनों से बात कर लेते थे। इसके अलावा आर्मी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से फौजी अपने परिवार को चिट्ठी भेज सकते थे। सीमा पर युद्ध भड़क उठा था और हमारी फौज लगातार हर मोर्चे पर दुश्मन को पीछे ठहरता जा रहा था। युद्ध आरंभ होता ही सेना ने सभी संचार व्यवस्था स्थगित कर दी और मात्र न्यूज बुलेटिन के माध्यम से ही खबरें मिल रही थी। लगभग 15 दिन तक युद्ध चलता रहा और हमारी फौज हर मोर्चे पर दुश्मन को मात दे रही। इससे घबराकर दुश्मन देश ने हार मानते ही सुलह का प्रस्ताव रखा। दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो गया और युद्ध विराम लागू हो गया। हालात ऊपर से लगभग सामान्य दिखाई देने लगे तो सेना की ओर से फौजियों की हाथ चिट्ठी महीने में एक बार परिवार को भेजने की व्यवस्था बहाल कर दी गई। हमें भी पंकज की चिट्ठी महीने में एक बार मिल जाती थी। थोड़ा और समय गुजरा तो चिट्ठी महीने में 2 बार मिलने लगी। हालात भी काफी हद तक सामान्य हो गई थी। सीमा पर तैनात अतिरिक्त फौजियों की वापसी शुरू हो गई। हमारा पंकज भी लौटने की तैयारी कर रहा था। अचानक दुश्मन ने पीछे से वार किया और जिस चौकी पर पंकज तैनात था उस चौकी पर देर रात जब सीमा रूटीन पहरे में तैनात फौजी भी कुछ हद तक लापरवाह हो गए थे। सभी के सोने का वक्त था। तब अचानक दुश्मन की एक छापा मार टुकड़ी उस बैरक के नजदीक आ गई। उन्होंने धोखे से उस बैरक में मौजूद फौजियों पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से सो रहे फौजी अचकचाकर उठ गए और आनन फानन में उन्होंने मोर्चा संभाल ली। उस फौजी दल का नेतृत्व पंकज कर रहा था। वही सबसे पहले आगे आया और उसने अन्य साथियों को जगाकर हमले की जानकारी दी। तुरंत जवाबी हमला कर हमारे फौजियों ने उन दुश्मन सैनिकों को खदेड़कर पीछे हटने को मजबूर कर दिया और यहां तक कि उनकी चौकी पर भी कब्जा कर लिया। और दुश्मन देश के सिपाही सारे इस लड़ाई में खेते रहे। चंपा और रतन ने पूछा, अंकल हमारी पंकज भी हैगा क्या होगा? ये सुनकर बंसल साहब फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, इस युद्ध में हमारा बेटा पंकज शहीद हो गया। उसके शरीर पर कुल 30 गोलियां लगी थी। सारा शरीर छलनी लग गया था। दरअसल उसने किसी को पता ही नहीं लगने दिया कि वो घायल हो गया है। वो आखिरी सांस तक लड़ता रहा। इधर हम लोग उसकी वापसी की तैयारी कर रहे थे। तभी हेडक्वार्टर से खबर आई कि पंकज शहीद हो गया है।
और उसके पार्थिव शरीर को पूरे राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए गृहनगर भेजा जा रहा है। ये खबर सुनकर मैं तो सुध बुध खो बैठा। तुम्हारी आंटी को अल्जाइमर की बीमारी ने पहले ही जकड़ रखा था, तो बेचारी तो कुछ याद नहीं रख पाती। ऊपर से पंकज के अंतिम संस्कार के दिन उसे जबरदस्त दौरा पड़ा और वो फालिज का शिकार हो गया। उसका निष्ठा शरीर बिल्कुल संज्ञा शून्य हो गया। मैं अपने बेटे के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाया। बंसल साहब लगातार रोते हुए सारी कहानी सुना रहे थे। उनकी कहानी सुनकर चंपा और रतन की आंखों में भी आंसू आ गई। रतन ने आगे पहुंचते हुए कहा, अंकल आप चिंता मत करो, हम दोनों भी आपके बच्चे हैं। आप तो इतने हिम्मत वाले, आपने इतने दिनों से ये दर्द अपने भीतर छुपा रखा है। आज के बाद हम आपको अंकल नहीं बाबूजी कहेंगे और आंटी को माँ कहकर पुकारेंगे। आशा है इसकी इजाजत आप हमें जरूर देंगे। बंसर साहब फूट फूट कर रो पड़े। उन दोनों ने उन्हें संभाला। जब वे थोड़ा संयमित हुए तो रतन ने पूछा, अंकल एक बात समझ में नहीं है, जब पंकज भाई साहब रही नहीं तो आंटी को किसकी चिट्ठी पढ़कर सुनाया करते हैं? अंकल ने कहा, बेटा बस यही बात मैं तुम लोगों को नहीं पता लगने देना चाहता था और इसी कारण मैं तुम्हें तुम्हारे पड़ोसियों से मिलने को मना करता था। दरअसल तुम्हारी आंटी आज भी समझती है कि पंकज सीमा पर तैनात है और जल्दी घर लौटेगा, इसलिए मैं उसे हर 15 दिन में एक चिट्ठी पढ़कर सुनाया करता। तुम दोनों से एक विनती, क्या तुम रतन बेटा आंटी के सामने पंकज बनकर जा सकोगी? उसके अल्जाइमर की वजह से वो तुम्हें पहचान तो नहीं पाएगा, मगर नाम सुनकर खुश जरूर हो जाएगा। रतन ने कहा, आज के बाद आंटी सारी बात अपने पंकज से मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं और चंपा उनके पंकज और उसकी पत्नी बनकर ही मां से मिलेंगे। ये सुनकर बंसल साहब ने उन दोनों को गले से लगा ली और बोली, बच्चों आज तुमने हमें हमारी अमानत लौटा दी। इस प्रकार एक बुजुर्ग दंपत्ति को जीने की नई राह मिल गई और उन दोनों अनाथ बच्चों का परिवार मिल गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर कर और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।